नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 1 जुलाई से भारत में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। दरअसल ये 3 नए कानून नहीं हैं, बल्कि पहले से मौजूद जो 3 कानून थे उनकी जगह पर ये कानून लाए गए हैं। जैसे कि पहले इंडियन पेनल कोड जो था उसकी जगह पर अब आ गई है भारतीय न्याय संहिता। जो सीआरपीसी थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसकी जगह पर अब आ गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसकी जगह पर आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब ये जो कानून लागू हो रहे हैं इनको लेकर कई सारी आशंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन भी है और कई लोगों को मालूम नहीं है। खास करके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पुलिस महकमे से जुड़े लोग हैं, लॉ एनफोर्समेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, वो अब भी इन पर अमल के लिए, इस नए सिस्टम में काम करने के लिए तैयार नजर नहीं आते। लेकिन अगर आम लोगों की बात करें तो इन कानूनों से आम लोगों की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा और आम लोग क्या इन कानूनों के बारे में जानते हैं, तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत पुराने मित्र एडवोकेट अंजनी कुमार सिंह जी। एडवोकेट अंजनी कुमार सिंह जी बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। कई बड़े हाई प्रोफाइल मामले इन्होंने देखे हैं, कानून के बहुत बड़े जानकार हैं। तो इनसे समझने की कोशिश करते हैं सरल शब्दों में कि आखिर इन 3 कानूनों में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अंजनी जी, जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो अंजनी जी, ये 3 जो कानून 1 जुलाई से लागू हो गए हैं जी, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कानून बने क्यों और जो पिछले 3 कानून थे जिनकी जगह पर ये आए हैं उनमें और इनमें फर्क क्या होगा। बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, बेसिकली क्या है, मैं सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। आप जैसे अभी आपने बताया इंडियन पेनल कोड, तो ये, इसको अगर हिंदी में बोले तो भारतीय दंड संहिता। यानी कि जब ये कानून आया था तब हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के, तो उस समय हम लोगों को रूल करने के लिए ये दंड संहिता का निर्माण किया गया था। और चूंकि स्वतंत्रता के बाद से फिर हम लोग इसको इंप्रूव करते रहे, काफी अमेंडमेंट हुए, काफी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुए, काफी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के इसमें जजमेंट्स आए और इसमें कई चीजों का सुधार भी हुआ। लेकिन कोई भी चीज कानून में सुधार पूरी तरीके से नहीं हुआ। तो ये पूरी सोच को शायद बदलने के लिए, शायद पूरे माइंडसेट को चेंज करने के लिए, जैसे पुलिस का भी माइंडसेट है, तो पुलिस जब भी एफआईआर करती है या करती रही है आईपीसी में, तो दंड देने के लिए आरोपी, अपराधी, अब पुलिस की सोच होगी, ये पूरा शब्दों का भी खेल है और समझ है। अब पुलिस की सोच होगी कि न्याय संहिता, अब उनको न्याय देना है। जब न्याय की बात आती है तो सोचने का तरीका बदल जाएगा। तो मेरी समझ से ये एक अच्छा प्रयास है कि इस तरह से सोच के अगर कानून को बनाने की कोशिश की गई है तो इसका प्रभाव दूरगामी और असरदार और अच्छा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो ये बताइए कि इसको लेकर जो है कई सारी आशंकाएं, कुशंकाएं भी जताई जा रही हैं। कुछ आप इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स बताएंगे इन कानूनों के, खास करके जो भारतीय न्याय संहिता बनी है, इसके खास फीचर्स क्या हैं, कौन सी खास बातें हैं इस कानून की। इसमें काफी चीजों को इसमें ऐड करने का प्रयास किया गया। पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि बेसिकली हुआ क्या, स्वतंत्रता के बाद से या उसके पहले से, जब से कानून बना और जब से भारत स्वतंत्र हुआ, तब से हम लोग इस कानून को लेकर चल रहे थे। तो उसमें कई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से कई चीजें डाली गई या इंप्लीमेंटेशन में लाई गई। अब वो सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को कोडिफाइड कर दिया गया। कोडिफाइड का मतलब कानून के स्वरूप में बदल दिया गया। तो मोस्टली हुआ क्या है, ये कुछ भी बहुत नया कुछ नहीं है। ये एक कानून था, कानून पर हमारे जो भी न्यायविद या हमारे बड़े न्यायालयों की जो व्यवस्था थी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स की, उन सारी व्यवस्थाओं में जो भी उन्होंने मॉडिफाई किया था, चीजों को आज के हिसाब से बनाया था, उन सारी चीजों को कानून के रूप में लाकर इस भारतीय न्याय संहिता में डाल दिया है और इसके कारण ये बदलाव जैसा दिख रहा है। अब आइए कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में बताते हैं जो कि बड़ा ही सरप्राइजिंग लगेगा, प्रॉमिसिंग लगेगा आपको।
और बड़ा ही अलग लेकिन जुड़ा हुआ और पहले से भी सुना हुआ लगेगा कि ऐसा तो हमने सुना था, शायद आप ये भी बोलेंगे। जैसे अभी आप एक चीज देखिए, जैसे कि इसमें सबसे बड़ी बात छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखा गया है। जैसे ऐसे ऐसे शब्द हम लोगों ने अंग्रेजी के उसमें इस्तेमाल किए थे जो लोगों को नहीं समझ में आते थे, तो कानून का सरलीकरण भी हुआ है। जैसे माइनर, अब माइनर हो या इंसेन हो, अब इन सब चीजों को बदल दिया गया है, माइनर को चाइल्ड करके डिफाइन कर दिया है। अब ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो 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 आदमी इंसेन था उसको पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब सिंप्लीफाई करने का, छोटी छोटी चीजों को सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया गया है। अभी जैसे देखिए, कोई चीज हो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जैसे थेफ्ट, चोरी, तो चोरी में अब नए टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखा गया। पहले चोरी क्या होती थी, किसी का कोई सामान चुरा लिया, क्योंकि पहले तो वैसे ही किसी का सामान चुराते थे, लेकिन आज डेटा की चोरी होती है, आज आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी होती है, आज आपकी पर्सनालिटी की, आपके वॉइस की चोरी हो जाती है, आपके तमाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो भी ऑनलाइन जो टेंजिबल राइट है, इनटेंजिबल राइट्स हैं, जो भी हैं प्रॉपर्टी, उन सब की चोरी, उन सारी चोरी को इस थेफ्ट के डिफिनीशन में डाल दिया है। और अब ये इस तरह की सारी चोरियां इस कानून के अंतर्गत आ जाएंगी। अभी जैसे देखिए, स्नैचिंग एज सच कोई अपराध नहीं था, मतलब उसको चोरी नहीं होता था कि कोई आपका चैन खींच के ले गया, लेकिन अब स्नैचिंग को अलग डिफाइन कर दिया गया है। अभी इस तरह से छोटी छोटी चीजों में जहां की मॉडिफिकेशन हो सकता था, जैसे कि आप अभी देखे होंगे कि पालघर में एक हम लोगों ने देखा था मॉब लिंचिंग हो गई थी और लोग दौड़ा के उसको मार दिए थे, किसी एक व्यक्ति को, किसी साधु को, किसी बच्चे की चोरी के आरोप में, ऐसा समथिंग। अब मॉब लिंचिंग को भी एक नया अपराध बना दिया गया है और उसमें उन सारे लोगों पर केस होगा। पहला ऐसा मॉब लिंचिंग का कोई केस नहीं था, नहीं कोई डेफिनेशन था, तो उसको हम लोग मर्डर में ही कंसीडर करते थे। तो इन सारी चीजों में जो बदलाव आए हैं वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम लोग मकोका की बात करते हैं, जैसे कई स्टेट में है। अब ऑर्गेनाइज क्राइम में हम लोग हमेशा मकोका में चले जाते थे कि ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब कोई बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है। अब पेटी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया और उसको भी डिफाइन कर दिया गया है। अब इसको आप बोलेंगे वो कैसे हो सकता है? मेरी समझ से जो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर होगा, जो कानून बनाने वाले जो समझे होंगे, क्योंकि अब ये सारी चीजें अभी आज से लागू हुई हैं, अभी इसके इंटरप्रिटेशन में भी काफी चीजें शेप लेंगी, काफी चीजें संविधान के आधार पर शेप लेंगी, काफी चीजें पुराने जजमेंट्स के आधार पर शेप लेंगी, काफी चीजें हमारे फंडामेंटल राइट्स के आधार पर शेप लेंगी। तो ये अभी तो शुरुआत है, लेकिन कई छोटी छोटी चीजों को ऐड करके मेरी समझ से इन लोगों ने, कानून बनाने वाले लोगों ने, वर्तमान समय का, वर्तमान में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो आए हैं उसका, इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखने का प्रयास किया है। अभी एक दो चीज और बताता हूं। जैसे हम लोग सेडिशन के बारे में हमेशा जानते हैं, सेडिशन पर काफी शोर शराबा था कि भाई सेडिशन कानून को हटाया जाए, इन्होंने हटा दिया है। लेकिन उसके बदले में उन्होंने एक नया सेक्शन, इन लोगों ने सेक्शन 152 ऐड किया है। अब उसमें एक चीज का ध्यान रखा है इन्होंने कि आपका सेडिशन हटाया तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे उस पर कोई रोक नहीं है। जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं वो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, किसी बात को तरीके से रखना, विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अपनी बात को रखना। लेकिन 152 को जो इंट्रोड्यूस किया है, इसको एक नए तरीके से रखा है, और वो नया तरीका बड़ा यूनिक तरीका है। अब ये भी इंटरप्रिटेशन का विषय होगा कि आगे कोर्ट में आएगा तो ये कि सेडिशन का ही दूसरा स्वरूप है, नहीं है, ये सब विषय आगे का है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखा है कि अगर आपके किसी भी क्रियाकलाप से अगर एक्साइट करते हैं, आप किसी को प्रोवोक करते हैं, किस लिए? आर्म रिबेलियस के लिए, यानी कि किसी को विद्रोह के लिए या देशद्रोह के लिए या कोई ऐसा सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज के लिए जिससे देश को बांटने की बात हो, या हमारे भारत की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर अगर किसी के तरीके से आघात हो, तो इन सब चीजों को, हमारे इंटीग्रिटी पे देश की अगर कोई आघात हो, तो इन सब चीजों के लिए सेक्शन 152 में डाल दिया गया है और इस पर कार्रवाई होगी। अब ये भी एक इंटरप्रिटेशन का विषय होगा कि भाई अभी चूंकि आज से ये सब कुछ लागू हुआ है, अब इसमें भी आएगा तो विषय आएगा, तो उसके लिए तो हमारे संवैधानिक कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है,
और वो निश्चित रूप से इंटरप्रेट करेंगे और निश्चित रूप से पुराने जजमेंट, जो पुराने प्रिंसिपल्स जो बन गए हैं और जो कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, उन सबको तो हम लोग फॉलो करेंगे और इस पर अप्लाई करेंगे। तो ये चीजें फिर धीरे धीरे मॉडिफाइड होंगी। इसमें और भारतीय न्याय संहिता में एक चीज और जोड़ने का प्रयास किया गया है। इन्होंने पनिशमेंट प्रोविजन में, जो कि देखिए वो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से आया है, जैसे आप देखे होंगे कि कभी कभी कोई ऐसी सजा हुई जिसमें माननीय न्यायालय ने ऐसे आदेश दिए कि आप जाइए और इतने पेड़ लगाइए, कम्युनिटी, वही मैं उसको सिंपल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे कि आप जाइए और इतने लोगों को किताब बांटिए, आप जाइए कार सेवा कीजिए। तो ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से था, ये कानून में कहीं ऐसे सजा का प्रावधान नहीं था। लेकिन आज इसको पनिशमेंट को कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस कर दिया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सारे कोर्ट में जजेस, जुडिशरी या जो भी स्टेक होल्डर हैं इसको इंप्लीमेंट करने वाले, जितने लोग भी हैं जो कि इंप्लीमेंट इसको करना चाहते हैं, सारी एजेंसीज इंक्लूडिंग कोर्ट, सब कोई इस तरह के पनिशमेंट प्रोविजन से बहुत ही खुश हैं कि इससे आदमी का रिफॉर्म होगा। मतलब कोई छोटे मोटे ऑफेंस करके कोई यंग एज में किसी बच्चे से या 25 साल का आदमी हो, कोई कैरियर ओरिएंटेड स्टूडेंट हो, किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको रिफॉर्म होने का मौका मिलता है। तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव है। अभी एक चीज और बड़ी अच्छी आई है अभी, वो जो कि नहीं थी। अभी रेप के ऑफेंस में केवल एक ही प्रोविजन था कि बाई प्रॉमिसिंग मैरिज इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ फिजिकल रिलेशन विद वुमेन, तो वो ऑफेंस होता था, रेप का ऑफेंस होता था। अभी उसको भी मॉडिफाई किया है। उसमें अब आप किसी को डिसीटफुल मीन्स से, अगर आप किसी से रिलेशन रखते हैं, डिसीटफुल मीन्स कि किसी को मेरी समझ से बरगलाना या मिसगाइड करके या कोई धोखे वाली बात बता के, जैसे उदाहरण के लिए आप किसी को बोले कि भाई तुमको प्रमोशन हम करा देंगे और तुम्हारा हम ऐसे कैरियर बना देंगे, या इस तरह की कई चीजें हैं। ये डिसीटफुल मीन्स, आप ऐसा अगर अडॉप्ट करके अगर किसी के साथ कोई शारीरिक संबंध रखता है तो ये भी रेप के डिफिनीशन में आ जाता है। सेक्सुअल फॉल्स प्रॉमिसेस ऑफ मैरिज और ये सब हटा के ये भी इस तरह के एक ऑफेंस में, जो कि सेक्शन 69 में इसको एम्प्लॉय किया गया है। और इस तरह से चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ऐड करने का प्रयास किया गया है। इवन कई जगह जेंडर न्यूट्रलिटी का भी ध्यान रखा गया है। जैसे कई कॉलोनियल लॉ, ये कॉलोनियल लॉ है भाई, अंग्रेजों का बनाया हुआ है, तो इस कानून में था कि मेल, जैसे कोई छोटी सी चीज हो, जैसे किसी को असॉल्ट करना है, जैसे असॉल्ट में ही इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है कि असॉल्ट में किसी वुमेन को अगर कोई असॉल्ट कर रहा है या मार पीट रहा है, कपड़े फाड़ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस कंडीशन में मेल पर ही अपराध बनता था, फीमेल पर नहीं। अभी उसको न्यूट्रल जेंडर कर दिया है। मतलब अब कोई भी ये सब काम करे, वो महिला हो या पुरुष हो, सब पर वो अपराध लागू होगा। तो इन सब चीज, इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इस चीज को अप्लाई किया है। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए इसको एक तरह से शेप देने का प्रयास किया गया है, छोटी छोटी चीजों को। और मेरी समझ से इसका दूरगामी असर होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसमें एक चीज और भी है, ये भी प्रावधान है कि मुकदमे में जिरह खत्म होने के 30 दिनों के भीतर जज को जो है अपना फैसला सुनाना होगा, और विशेष परिस्थितियों में 60 दिन का और एक्सटेंशन भी मिल सकता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये है प्रावधान। और निश्चित रूप से सारे जुडिशियल ऑफिसर्स या जो भी हैं, ये सारे लोग इस चीज के लिए बहुत ही कॉन्शियस हैं। और मेरी समझ से सारे लोग चाहेंगे, जितने भी स्टेक होल्डर चाहेंगे कि इस कानून का शब्दशः पालन हो, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन वादी प्रतिवादियों की नजर से देखें तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि जो डिले होता है फैसलों के आने में या मुकदमे चलने में, वो इसलिए क्योंकि जुडिशरी ओवरबर्डन है। अब ऐसे में अगर जज के सामने ये मियाद रख दी जाए, ये सीमा रख दी जाए कि आपको इतने दिनों के भीतर ही जो है फैसला सुनाना है, तो इसमें गड़बड़ियां भी हो सकती हैं। नहीं, गड़बड़ियां नहीं होंगी, निश्चित रूप से ऐसी दबाव में काम करेंगे। दबाव तो रहता ही है। मेरा ऐसा मानना है कि न्यायालय पे काम का तो बहुत ही दबाव रहता है, और हजारों सैकड़ों पेजों के लोग जजमेंट
फाइल करते हैं, रिटन आर्गुमेंट्स फाइल करते हैं, फिर उसको पढ़ना, उस पर एक रीजन जजमेंट देना, और वो जजमेंट आपका सुप्रीम कोर्ट तक खड़ा रहना चाहिए या स्टैंड करना चाहिए, ये एक बहुत जिम्मेदारी का मामला होता है। आपके जजमेंट के बाद तो दबाव तो हमारे न्यायपालिका पर बहुत ही ज्यादा है, और वो हम सब जानते हैं कि संख्या के कारण, कम संख्या के कारण बहुत ही ज्यादा दबाव रहता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि न्यायपालिका इन सब चीजों को लेकर बहुत ही कॉन्शियस है, और ये सारे सुधार को न्यायपालिका ने बहुत अच्छे से स्वागत किया है। तो मेरा मानना है इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, न्यायपालिका इज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट दिस, और सही समय पर इसमें अगर कोई सुधार या किसी चीज की जरूरत होगी तो हमारे संवैधानिक न्यायालय, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कोई सुधार करना होगा तो करेंगे। अंजलि जी, आपने जैसे अभी बहुत सारे फायदे गिनाए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इनमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे भी हैं जो सही नहीं हैं और जो लोगों के अधिकारों का एक तरह से हनन करेंगे, और कुछ लोगों का कहना है कि इन नए कानूनों के जरिए एक तरह से पुलिस राज देश में आ गया है। मिसाल के तौर पर जैसे एक प्रावधान है कि अब तक आईपीसी के तहत पुलिस 15 दिनों की हिरासत ले सकती थी आम कानून में जो है किसी आरोपी की, लेकिन अब वो 90 दिनों तक ले सकती है। तो ये एक चीज है जिसका विरोध हो रहा है। देखिए, ये बेसिकली अच्छा है। अभी तक क्या था कि कानून ये था, हम लोग अभी सीआरपीसी में आ गए, सीआरपीसी का जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम है उसमें हम आ गए। तो उसमें ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान इसलिए अच्छा है मेरी समझ से कि इन्वेस्टिगेशन में सुविधा मिलेगी पुलिस को। पहले क्या था, कंसोलिडेटेड आप 14 डेज के रिमांड ले लेते थे। अगर अरेस्ट होने के 14 दिन के अंदर रिमांड आपने नहीं ली तो फिर आप नहीं ले सकते थे। लेकिन यहां पर ये जो है स्कैटर्ड दिया हुआ है, अब इसको बांट भी दिया है। अब इस पे पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस चाहे तो 4 दिन का रिमांड ले, 5 दिन का रिमांड ले, फिर मान लीजिए सेकंड रिमांड मांगने गए तो माननीय न्यायालय या मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बोला कि भाई अब आपको रिमांड नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपके इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं है। मोस्टली होता क्या था, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कि पुलिस प्रोग्रेस कर नहीं पाती थी, क्योंकि जैसे पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन किया किसी अपराधी को लेके, तो कुछ लीड्स मिलते हैं अपराध में, पुलिस उसी पर इन्वेस्टिगेट करती है। अब लेकिन वो लीड्स मिले और उसको फिर जांच करने में इनके पास समय नहीं मिला, और आपका 14 दिन की मियाद खत्म हो गई, और आपकी मियाद खत्म होगी तो आप रिमांड नहीं ले सकते। लीड्स मिलने के बाद जो मटेरियल आते हैं, फिर मटेरियल आने के बाद फिर पुलिस को लगा कि कुछ चीजें कन्फ्रंट करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें पुटअप करनी पड़ेंगी। तो देखिए, ये लॉन्ग रन में एक तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा। आपको मालूम होना चाहिए जितेंद्र जी कि हमारे देश में कन्विक्शन रेट बहुत पुअर है, अभी भी बहुत पुअर है। इसके पीछे कारण क्या है, सारी जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की हो जाती है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को टाइम नहीं मिलता है, पूरा सिस्टम आरोपी को बचाने में निकल जाता है। अभी ये न्याय संहिता जो बना है, ये पूरा बैलेंस्ड है, ये विक्टिम के भी राइट्स को देख रहा है और एक तरह से एक्यूज के भी राइट को देख रहा है। और मैं आपको कुछ चीजें और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में बताना चाहूंगा जितेंद्र जी। इसमें भी काफी पैराडिम शिफ्ट हुआ है, काफी चेंजेस आए हैं, छोटे छोटे ही लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज आए हैं और समय के साथ आए हैं। जैसे इसके पहले कभी ये परिभाषा नहीं थी, डिफिनीशन नहीं था कि ऑडियो विजुअल, इलेक्ट्रॉनिक, इवन बेल की परिभाषा नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बेल, बॉन्ड, इन सारी चीजों को परिभाषित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को परिभाषित किया गया। जैसे आपने व्हाट्सएप भेजा, जैसे किसी कोई क्रिमिनल ने किसी को कोई मैसेज भेजा, मैसेज भेजने के आजकल इतने तरीके हो गए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से कई चीजों को और कई नए जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, जिसका फायदा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उठा सके और सही तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सके, इन सब चीजों को ध्यान में रख के ये नागरिक सुरक्षा संहिता में काफी ढेर सारे चेंजेस डेफिनेशन के और चीजों को आज के हिसाब से जोड़ा गया है। इसमें 2-3 चीजें और बड़ी अच्छी जोड़ी गई हैं जो कि हमारी समझ से मेरा मानना है कि समय के हिसाब से डेवलप हुआ है। और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, यानी कि जैसे अभी हाल के समय में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जैसे समन्स केसेस, जैसे ऐसे केसेस जहां की 3 साल से कम की सजा है पूरी, या जहां की 7 साल से कम की सजा है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 अभी जजमेंट है, मैं टेक्निकल ना होके जजमेंट ही बोलूंगा, जजमेंट का नाम मुझे मालूम है, लेकिन इन सब फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 7 साल से कम की सजा के लोगों के साथ आप
बहुत ज्यादा हीनियस या अत्याचार मत कीजिए, उनको अरेस्ट मत कीजिए, उनको तुरंत बेल दे दीजिए, बेलेबल कर दीजिए। 3 साल से नीचे की सजा का तो बेलेबल ही किया हुआ था। इन सब चीजों को सिंप्लीफाई किया गया, जो कि फैसलों के आधार पर अभी हमारे देश में चलता था, उसको कानून बना दिया है। और उसी कानून बनाने के तहत, जैसे इन लोगों ने ऐसा किया, अभी कानून बनाने वालों ने, हमारे जो भी पार्लियामेंट के लोगों ने कानून बनाया, उसमें यह भी कर दिया कि भाई कोई व्यक्ति है, अगर उसने कोई अपराध किया और उसने उसकी सजा 3 साल से कम की है, तो वो आदमी को अरेस्ट करने के लिए डीएसपी रैंक के ऑफिसर से परमिशन लेना पड़ेगा, जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, डीएसपी। और इसी तरह से कोई इन्फॉर्म है, जैसे कोई विकलांग है या कुछ चीजें हैं, या जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो उसमें भी डीएसपी रैंक के अधिकारी से परमिशन लेके ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है। आपको मालूम है, इसमें एक चीज और बड़ी अच्छी, और जो मैंने एमपीआईडी एक्ट में देखा था, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट है महाराष्ट्र का, उसमें एक प्रावधान था। मैं देख रहा हूं कि यहां पर एक सेक्शन 107 ऐड किया गया है सीआरपीसी में, जिसमें कि प्रॉपर्टी को, यानी कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को, जैसे क्राइम है, जैसे कोई क्राइम हुआ, किसी ने लाखों करोड़ों का गबन कर लिया, किसी के अकाउंट में पड़ा हुआ है, किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, अगर लगा कि ये अपराध के द्वारा अर्जित धन है या संपत्ति है, तो उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को अटैच करने का ये पावर अभी सीआरपीसी के बदले में जो नागरिक सुरक्षा कानून आया है, उसमें इसकी व्यवस्था कर दी गई है, जिससे कि पुलिस चाहेगी तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के नाम पर चीजों को अटैच कर लेगी, यानी कि उसको जब्त कर सकती है, कि पूरा मुकदमे के टाइम पे वो जब्त रहेगा। लेकिन उसको यहीं तक नहीं रखा, अगर उसमें किसी को लगता है कि नहीं भाई ये गलत जब्ती की गई है, तो उसको रिस्टोर भी करने का प्रावधान है, कि उसको लौटाया भी जाएगा। अगर कहीं कानून में जज के सामने आकर किसी ने कहा कि नहीं ये उनकी संपत्ति नहीं है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, ये अपराध से अर्जित धन नहीं है, तो उसका भी प्रावधान है कि वो रिस्टोर भी हो सकता है। इस तरह से कई छोटी छोटी चीजों का इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रखने का प्रयास किया है। लेकिन एक पक्की बात है कि ये सारे नियम कानून तभी अच्छे तरीके से समाज को या जनता के फायदे में आएंगे जब इसके इंप्लीमेंट करने वाले, यानी कि पुलिस ऑफिसर से लेके कोर्ट तक, सारे लोग इसको मिलजुल कर सही तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, और सारे के स्टेक होल्डर मिलके इसको सही तरीके से अगर आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि अगले 6 महीने से साल भर में इसका बहुत दूरगामी असर दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और भी समझनी थी कि जैसे बहुत सारे जजमेंट्स पास होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, वो कानून नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो महत्ता होती है, उनकी जो वैल्यू होती है, वो एक कानून के जैसे ही होते हैं कई बार। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी पुलिस थाने में वो कह देते हैं कि हमको नहीं पता, अगर आपने कोई कानून साइट किया, कोई वकील जाके किसी मामले में, तो आप कोर्ट में जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं होता अगर वो पुलिस अधिकारी उस कानून, उस जजमेंट को ना माने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और केस में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं, जजमेंट दिया गया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, या हाई कोर्ट ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो पुलिस अधिकारी क्या कि नहीं, ऐसा हमारे कानून में तो नहीं लिखा है, हम नहीं मानते। तो उसका भी कोई यहाँ पर इलाज निकाला गया है। बिल्कुल, इन्हीं सारी, वही मैं कहना चाह रहा था, वही मैं कह भी रहा था, इन्हीं सारी एनोमलीज, यानी कि इन्हीं सारी कमियों को ध्यान में रख के, जो पीछे कितने भी ऐसे फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, जिसको हम लोग संवैधानिक न्यायालय बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बोलते हैं, जिनका की जजमेंट बाइंडिंग होता है सारे एग्जीक्यूटिव्स पे, सारे सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे, यानी कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी का मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने, सेशन कोर्ट पर, इन लोगों पर ये बाइंडिंग होता है। इवन जुडिशियल डिसिप्लिन के आधार पर देखा जाए तो इवन हाई कोर्ट पर भी, हाई कोर्ट के जज का एक परसुएसिव वैल्यू होता है किसी भी जजमेंट का। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख के ये सारे इंप्रोवाइजेशन किए गए हैं, क्योंकि ये बात सही है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई फैसला होता है तो भले वो गाइडलाइंस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो कि ये गाइडलाइन का पालन हो, तो मोस्टली ये आरोप लगता है प्रशासन पे कि वो उसका पालन नहीं करते हैं। इसके पीछे उनकी यही सोच हो तो कि वो कायदा नहीं, उनको लगता है भाई ये जो जजमेंट आया वो फलानी व्यवस्था और फलाने अलग तरीके के फैक्ट्स और सर्क्यूमस्टांसेस, यानी कि परिस्थितियों के तहत आया,
तो उनको भी वो व्याख्या या इंटरप्रेट करने का एक इंडिपेंडेंट नहीं, तो सरल शब्दों में अगर ये कहें कि जो अब तक आदेश आए सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, जो जनरल तौर पर लागू होते रहे हैं, उनको अब जो है कानून बना दिया गया है, कोडिफाइड करके उनको न्याय में इस नए कानून में व्यवस्था के रूप में डाल दिया गया है। और अब ये कानून जब हमारे पुलिस ऑफिसर जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज पढ़ेंगे तो अब ये तो कायदा बन गया ना, कानून बन गया, कानून कोडिफाइड पार्लियामेंट ने पास कर दिया, तो अब ये उनको मानेंगे और शब्दशः ये हर आदमी पर लागू होगा और हर आदमी को इसको मानना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था हुई है। आखिरी सवाल की, अब चूंकि ये कानून लागू हो गया है तो कानून लागू किए जाने से पहले और उसके बाद में भी क्या पर्याप्त जो है कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे जजेस हैं, वकील हैं, पुलिस अधिकारी हैं, क्या उनको ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो नए कानून को समझ सके और इस नए सिस्टम में उनका ट्रांजिशन हो सके, इसके लिए पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं क्या? देखिए, ये विषय कोई भी प्रयास मेरी समझ से पर्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये 150 लगभग 100 साल से ज्यादा की वर्ष के कानून को, और जो जिनकी जरूरत डे टू डे बेसिस पे पड़ रही है, मतलब हर क्षण हर समय कहीं न कोई अपराध हो रहा है, कहीं कोई FIR दर्ज करनी है, पुलिस को काम करना है, तो हर जगह इसकी जरूरत है। तो कोई भी चीज पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त क्या हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। पर्याप्त वही है कि बेसिकली ये पूरे कानून का, खास करके नागरिक सुरक्षा अधिनियम का और BNS का, भारतीय न्याय संहिता का, इन दोनों कानून का पहला उपयोग किसी भी पुलिस स्टेशन से शुरू होता है। और हमारे पुलिस स्टेशन में जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं वो काम करते हैं, लेकिन उनको इन सब चीजों की समझ में थोड़ी सी उनको समस्या या उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरी समझ से सरकार को जो भी कॉन्फ्रेंसेस या जो भी स्टेक होल्डर हैं, कोर्ट है, सरकार है, मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, इन सारे लोगों को मिलके इस पर हर हफ्ते कुछ न कुछ मीटिंग करके और एक दूसरे से इंटरेक्ट करना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन दूर हो। और सबसे बड़ी बात, जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पुलिस को हमें स्ट्रेंथन करना होगा कि उनकी समझ जल्दी से जल्दी बढ़े, क्योंकि पुलिस के बाद जब मैटर मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास आएगा तो मजिस्ट्रेट साहब को तो असिस्ट करने के लिए 2 वकील हैं, सरकारी वकील हैं, और उसके बाद डिफेंस के लॉयर हैं, फिर ये तो सिलसिला सुप्रीम कोर्ट तक चलता है। तो वहां पर कोई समस्या नहीं है। ये पूरी चीजों समझाने का काम पुलिस स्टेशन में है, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मेरा एक सुझाव भी है कि शुरुआत में जो भी मजिस्ट्रेट कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, क्योंकि एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में 4-5 पुलिस स्टेशन का ज्यूरिसडिक्शन होता है, जैसा अमूमन ऐसा ही होता है, 2, 3, 4, 5 पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। तो वहां के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो एक टीम बनाएं अपने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के साथ, और वहां के पुलिस स्टेशन को वीकली ट्रेंड करें। और उनको या तो पुलिस स्टेशन में, अगर ऐसी सरकार व्यवस्था करे, तो पुलिस स्टेशन में एक 5 से 10 साल का प्रैक्टिसिंग वकील बैठा है, कम से कम 6 महीने साल भर अगर ये व्यवस्था करें तो एक तरह से पुलिस को सपोर्ट मिलेगा। जैसे आज हम लोग बोलते हैं कि इंटर्न्स, कई जजेस हैं जिनको इंटर्न्स मिलते हैं, तो इंटर्न्स जो उनके यहाँ आते हैं रिसर्च में उनके सहयोग करते हैं। तो अगर एक वकील जो कि जिसने 5-10 साल की प्रैक्टिस की है, अगर वो पुलिस स्टेशन में राउंड द क्लॉक अगर बैठ जाता है और वो पुलिस को केवल यही सहयोग करेगा कि भाई कौन से कानून को कैसे लगाएं, और वो उसका एक्सपर्ट होगा, तो पुलिस का काम आसान होगा। और फिर इन्हीं सब इश्यूज पे, टेक्निकलिटीज पे आरोपी भाग नहीं पाएंगे या छूट नहीं पाएंगे। नहीं तो इन सब चीजों का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या होगा कि गलत लोग छूटेंगे और टेक्निकल ग्राउंड पे कई लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। उन्हीं चीजों को मैप करने के लिए मेरी समझ से एक पुलिस स्टेशन में भी वकील को, 5-10 साल प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉ के वकील को बैठाने का प्रयास या कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद अंजनी जी इस बातचीत के लिए और सरल शब्दों में तीनों कानूनों को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। थैंक यू जीतू जी। जय। थैंक यू, नमस्कार।